लोग दिल थाम कर और अपने साथ कॉपी पेन नोट्स निकाल कर रखिएगा और मेरे साथ आप लोग छोटा छोटा कंसेप्ट तैयार करते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ओ का कोई हम लोग का यूज नहीं है, तो उस ओ को बदलना होगा, ओ को कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए तरीका क्या है? अब उसके लिए हम लोग वेग स्थिरांक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जिससे आप लोग किसी का भी वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे छोटे से भाई बहन। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का हर एक कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके दोस्त आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और वही क्वेश्चन घुमाकर आप लोग एग्जाम में पूछेगा भी। तो आप लोग दिल थाम कर और अपने साथ कॉपी पेन नोट्स निकाल कर रखिएगा और मेरे साथ आप लोग छोटा छोटा कंसेप्ट तैयार करते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। रहीमन सोचे 100 घड़ा ऋतु आवे सफल है। हड़बड़ी होने से बेचैन होने से कुछ नहीं मिलता जीवन में दोस्त। आप लोग रिलैक्स होकर काम करते रहिए। देखिए ये 20 नंबर सवाल है। इस टाइप का सवाल पीछे भी वो जोन वाला था, वो क्वेश्चन बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि भैया दोबारा क्वेश्चन को बताइएगा। हम दोबारा उस क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जहां मिस्टेक है उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए और इसमें आप लोगों से पूछा जाए कि अभिक्रिया की कोटि, तो जब भी अभिक्रिया का कोटि किसको बोलते हैं तो अभिक्रिया की कोटि बनाने के लिए आपको वेग नियम चाहिए। और अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए हम आपसे बोले, पहले वेग नियम के बारे में जान लीजिए। जैसे हम बोले कि ए और बी ऐसा है, ए हमारा अभिकारक है, बी हमारा उत्पाद है। तो वेग नियम क्या है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का क्या जो वेग है वो क्या होता है? समानुपाती होता है क्या? अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है। इसका घात यदि x है तो घात x हो गया। यही हम लोग का वेग नियम है। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है और नियतांक के तौर पर क्या आता है? तो नियतांक के तौर पर हम लोगों का k आता है। बोले कि मान लीजिए a अभिकारक होता तो ना, यहां पर अभिकारक तो भैया बहुत सारा है। तो बोले कि ठीक है, पहले हम आपको सिखाना चाहते थे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो वेग नियम में उसके घातों का योग, मान लीजिए यहां पर a और b होता और यहां पर क्या होता? यहां पर c और d होता। तो अभिकारक का जो इस प्रकार से हम लोग दिखाते x और y, यानी अभिक्रिया का यदि कोई आपसे कोटि पूछे कि बताइए अभिक्रिया का कोटि कितना होगा, तो अभिक्रिया का जो कोटि याद रखिएगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस y। क्या अप्रोच क्लियर रहा? यानी x प्लस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी अभिक्रिया का कोटि याद रखेंगे कितना हो गया? x प्लस y। क्लियर? बोले हाँ। अब यहां से आप लोग बात को सीखेंगे कि अभिक्रिया का कोटि जो हम लोग का क्या हो गया? x प्लस क्या हो गया? y। यानी जो अभिकारक का मोलर सांद्रता का जो घातों का योग है वही हम लोग का अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। बोले कि अच्छा ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें कितना कोटि है। अब बताइए, तो देखते देखते हमको पता चल जाना चाहिए। अब इतना भी आसान नहीं, कुछ अभिक्रिया को तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से देखकर पता लगा देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। आपको वेग नियम दिया नहीं ना, आपको दिया गया है 2 अभिक्रिया। आपको 2 अभिक्रिया दिया गया है, ये 2 अभिक्रिया, और इस 2 अभिक्रिया में पहले पहचान करना होगा कि किस पर हम लोग ये वेग नियम लगाएंगे। और वेग नियम उस पर लगता है, हम बोले कि क्रिकेट का मैच तब स्टार्ट होता है जब अंतिम प्लेयर आता है। पता चले कि मान ली कि हम बोले कि मैच स्टार्ट होने वाला और विराट कोहली कुछ देर बाद से आने वाले हैं, तो जब तक विराट कोहली आ नहीं जाते तब तक मैच स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे बातों को? यानी यहां पर मैच का डिसीजन है, मैच स्टार्ट कब से होने वाला? जब तक अंतिम प्लेयर ना आ जाए। समझ रहे हैं? तो वैसे ही अभिक्रिया जो चल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? जो अभिक्रिया स्लो है। तो बोले कि सर दोनों स्लो है, यही इस क्वेश्चन का मिस्टेक है। और इस क्वेश्चन में ये वाला जो पद है वो मंद नहीं होता है, ये अभिक्रिया का क्या होता है? तीव्र गति से होता है। तो कौन अभिक्रिया का वेग निर्धारण करेगा, ये वाला या ये वाला? बोले सर अपने मन से कुछ भी भर दीजिएगा क्या? नहीं दोस्त, यहां पर तीव्र गति ही होगा और यहां पर क्या होगा? मंद गति होगा। तो जो अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने वाला पद कौन है, ये कि ये? तो सर मंद होगा, क्योंकि जो धीरे होगा उसी पर निर्भर करेगा। तो इसमें कौन कौन है? NO है और NOBr2 है। तो यहां पर हमारा अभिक्रिया ऐसा ना होकर इस अभिक्रिया को चुन रहे हैं, और जब इस अभिक्रिया को चुन रहे हैं तो सब कुछ वही होगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा। वो बदलाव के साथ ढलते रहिएगा और जीवन को खूबसूरत बनाते रहिएगा। देखिएगा यहां पर NOBr2 ये हो गया, और क्या हो गया? NO। बोले कि ओके सर, थैंक यू सर, ये ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा? ये अभिक्रिया मंद था और इसका अभिकारक ये था। अभिक्रिया का वेग नियम इसी को बोलते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के
अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातों का योग होता है। तो बोलते हैं कि सर आंसर तो हो गया, एक और एक दो आंसर हो गया, लेकिन खास बात ये है, कंफ्यूजन यहां पर ये क्रिएट होता है कि यहां पर जो हम लोग का ये NOBr2 जो दिया गया है ना, वो मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती मतलब बीच का, यानी यदि हम लोग अभिक्रिया को टोटली लिखे तो हम लोग को NO प्लस Br2 रिएक्शन हमको लिखेंगे NOBr, ये डायरेक्टली हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। क्या आपको बीच में NOBr2 दिखाई दिया? नहीं। तो ये जो NOBr2 होगा ना, इसको हटाना होगा। कोई दिमाग, कोई तरकीब, कोई जहन, कोई यादें यहां पर जोड़ दे जाकि ये वाला हट जाए। तो क्या हटाने के लिए तैयार है? बोले हाँ सर। तो चलिए अब हटाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, तो अभिक्रिया का वेग बराबर k, अब उसको हटाना है। अब वहां से थोड़ा अप्रोच करके क्लियर कीजिए, वो कैसे हटाएंगे भैया। तो देखिए, अब आप लोग ये भी जानते होंगे, ये 11th क्लास का बात है, यदि नहीं जानते हैं तो दिल में याद रखिएगा क्या, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है, जैसे हम बोले कि अभिक्रिया हुआ ये वाला, इसका वेग स्थिरांक निकालना है, क्योंकि दोनों में तो ये सेम होता है। तो चलिए अभी इसका हम लोग इससे वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक कैसे निकलता है? उत्पाद का मोलर सांद्रता को ऊपर रखते हैं। उत्पाद कौन है? NOBr2 है। ये उत्पाद के मोलर सांद्रता को ऊपर रखते हैं और अभिकारक के मोलर सांद्रता को कहां रखते हैं? नीचे। यानी NO कहां हो गया? नीचे, और Br2 कहां हो गया? नीचे। बोले कि अच्छा, तो कौन हो जाएगा? ऊपर। तो अब हमको यहां पर क्या बदलना है? NOBr2 को हटाना है। तो ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। यानी हम यहां पर बातें रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि देखिएगा यहां पर NOBr2 की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे? ये भागा में दोनों इधर आ जाएगा तो क्या? तो देखिएगा यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा क्लियर हो। यहां पर हम लोग रख रहे हैं, ये किसका मान रख रहे हैं? तो NO अपने जगह पर है, NO अपने जगह पर है। अब ये NOBr2 के जगह पर वैल्यू को रखा जाएगा, इसके जगह पर हम वैल्यू को रख रहे हैं NOBr2 के जगह पर। तो भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी KC हो गया, फिर हो गया NO हो गया, फिर क्या हो गया? Br2 हो गया। बोले ठीक है, यही बात है। यानी हमने ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। यानी ये NOBr2 की जगह पर हमने इतना बात लिख दिया। अब देखिए NO यहां पर भी, NO यहां पर भी है, तो एक और एक कितना हो गया? 2। यानी एग्जैक्टली KC NO का घात कितना हो गया? 2, और यहां पर क्या हो गया? Br2। अब बताइए कितना हो जाएगा? 2 1 3। यानी इस बात से हमको ये कंसेप्ट निकल के आया कि जो हम लोग का अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा कोटि अभिक्रिया का? 3। समझ गए बातों को? यानी सबसे पहले हम इस अब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जाने की अभिक्रिया मंद हो रहा है, तो इसके हम लोग टर्म में लिखे, हमने इस नियम को लिखा, लेकिन NOBr2 मध्यवर्ती था तो इसको बदलना जरूरी था। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ऊपर वाले अभिक्रिया के अनुसार वेग स्थिरांक निकालेंगे, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक को जैसे ही यहाँ पर NOBr2 को बदल कर जब यहाँ पर रखेंगे तो सब कुछ कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी पर वो ओजोन वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा यदि आपके पास समय है और थोड़ा सा, हम जानते हैं ये पहला क्वेश्चन टफ है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन भी टफ हो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आसान आएगा। यदि आप ये थोड़ा सा संघर्ष नहीं कर सकते तो दोस्त आप लोग साइंस থেকে गलती कर दिए। तो चलिए थोड़ा संघर्ष कीजिए और जीवन को खुशनुमा बनाइए, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई इंसान महानता को हासिल नहीं कर पाता है दोस्त। आइए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रकार से होती है, तो आपको बताना अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा। आइए आइए अप्रोच को क्लियर करते हैं। देखिएगा, तो निम्न प्रकार से होती है, तो अभिक्रिया का वेग समीकरण बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये ऐसे देखिएगा, आप जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग कौन निर्धारण करता है? तो जो भैया मंद गति से होगा, देखिए यहां पर तीर और मंद दिखाया गया है, तो बताइए कौन निर्धारण करेगा? तो नीचे वाला। तो हम लोग लिखेंगे क्या? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? तो O पर और O3 पर। सर हमारा आंसर ये हो है O और O3। सर ये तो मिल ही नहीं रहा है। बात ये है ना कि हम लोगों का इसमें जो O3 से डायरेक्टली जब O2 बना, तो ये O जो है ना, वो हम लोगों का क्या है? O जो है हम लोगों का क्या है? मध्यवर्ती है। O क्या है? मध्यवर्ती है, यानी बीच में बना हुआ है। O का कोई हम लोग का यूज नहीं है, तो उस O को बदलना होगा, O को कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए तरीका क्या है? अब उसके लिए हम लोग वेग स्थिरांक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वेग स्थिरांक क्या होता है? उत्पाद का मोलर सांद्रता, मतलब O2 और क्या? O। अब बटा में क्या? अभिकारक का मोलर सांद्रता। अभिकारक का मोलर सांद्रता कौन है? O3। बोले ठीक है सर। अब यहां से आपको क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? हमको किसका जगह रखना है? O के जगह पर रखना है। तो O को अकेले कीजिए ना भाई, तो देखिए क्या क्या होने वाला है। KC भी हो गया। बोले हाँ सर KC हो गया। और क्या हो गया?
तो ये गुना में चला गया O3 सर चला गया, और वो गुना में O2 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा इस तरीके से। किसके बराबर, O के बराबर। अब चलिए यहाँ पर O के जगह पर ये बात को रखिएगा, देखिए आपको पता चलेगा K हो गया, और O के जगह पर रखेंगे क्या क्या रखना है, KC रखेंगे, फिर O3 रखेंगे, ठीक है, फिर बटा में क्या रखेंगे, O2 रखेंगे, ठीक है, O2 रखेंगे, और कुछ रखना है, और पहले से ही हम लोग का O3 यहां पर मौजूद है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी के ज्यों कहते हो, O3 अपने ज्यों कहते हो, O के जगह पर पूरा बवाल हुआ है। O के जगह पर क्या रखे, KCO3O2, KCO3O2 कहां से आया, तो ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इसके बराबर होता है। बोले ठीक है सर, अब हम तो जान चुके हैं, और जानने के बाद ये बात सीख भी चुके हैं, और सिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आइए आगे देखिए, अब वहां पर ले जाकर रखे तो देखिए क्या क्या होने लगा, O3 और O3 क्या हो जाएगा, तो ये K हो जाएगा, थोड़ा सा कचड़ा कर रहे हैं लेकिन ये कचड़ा, ये दाग अच्छे हैं, और ये O3 का घात कितना हो जाएगा, O3 का घात कितना हो जाएगा 2, और नीचे +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी ये ऑब्जर्व करने पर आपको पता चला कि इसका जो हम लोगों का नियम आया KCO3O2 माइनस, यानी एक्चुअली हम लोगों का आंसर क्या होगा ये। तो बोले कि सर KC को मिलाकर एक नियतांक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम क्वेश्चन को ये सॉल्व किए, तो मन में बसाइए यार और दिल में लगाइए, इसको बहुत काम करेगा, आप लोगों के लिए है बस। चलिए देखिए, उसके बाद बोल रहा है अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये आप लोगों से पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है अभिक्रिया का वेग, तो भैया अभिक्रिया का सांद्रता पर निर्भर करेगा। यही देखिए, सांद्रता और आंशिक दाब, जब गैसीय अभिक्रिया होता है तो आंशिक दाब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम लोग का द्रवीय अवस्था में होता है तो मोलर सांद्रता इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाए जिसका नाम है सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है ना, या सक्रिय भार, ठीक है। तो मोलर सांद्रता भी हो सकता है, सक्रियण ऊर्जा भी हो सकता है, ताप भी हो सकता है, लेकिन हाँ अनुक्ता पर निर्भर नहीं करता। अब उसके आगे 10 अणु लगा, 20 अणु लगा, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करेगा, अनुक्ता पर निर्भर नहीं करेगा। और ये जो 22 नंबर जो सवाल है, ये प्यारा सा सवाल आपको सिखाता है कि कैसे हम लोग वेग नियम, कैसे हम लोग अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग के लिए आप लोगों को एक प्यारा सा और अच्छा सा डेफिनेशन बनेगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भी हम लोग का अभिकारक है, क्या क्या अभिकारक है, ए अभिकारक है, बोले ठीक है सर। और ये बड़ा कोष्ठ लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए का मोलर सांद्रता, इसका मतलब डी मतलब क्या हो गया, परिवर्तन, और नीचे क्या होता है समय, और डी लगा दिए मतलब परिवर्तन, यानी ए के मोलर सांद्रता में परिवर्तन, नीचे टी लगा दिए समय में परिवर्तन, और एक ऐसा होगा माइनस, माइनस मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर और चूंकि इसके आगे कितना लगा है 2, जो भी आगे संख्या लगा रहता है उसको हम लोग कहां लिखते हैं, भाग में। ये लिखने का तरीका है, जैसे हम लोग को बी लिखना है तो बी भी तो हम लोग का अभिकारक है, और जो अभिकारक होगा तो शुरू में घटेगा, उत्पाद बढ़ेगा, तो जो घटेगा उसको माइनस दिखाएंगे, तो माइनस दिखाएं, और बी और क्या, तो मोलर सांद्रता, और इसमें क्या लगा दिए डी, डी मतलब क्या हो गया, परिवर्तन, और नीचे क्या लगा दिए, समय लगा दिए, बोले ठीक है सर। और ये सी क्या है, उत्पाद है, उत्पाद, और ये बड़ा कुछ मतलब क्या, मोलर सांद्रता, और परिवर्तन के लिए हमने टी, इसमें क्या लगाता है प्लस, क्योंकि उत्पाद बढ़ता है और इस समय के अनुसार घटता है। तो हम लोगों का अभिक्रिया का वेग इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। आप चुनिए और ढूंढिए और ढूंढ के बताइए कौन आंसर सही है। तो बोले सर ये भी है, सर ये भी है, और तो और सर ये भी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करेगा। देखिए, वेग स्थिरांक एक ऐसा टर्म होता है दोस्त जो केवल अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है, यानी जब भी ताप का मान हम लोग बदलेंगे तो वेग स्थिरांक उससे प्रभावित होगा, और कोई चीज से प्रभावित होने वाला नहीं है। यानी एक्चुअली इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बोले सर ये क्यों, ताप से क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ता है उसमें टक्कर जल्दी जल्दी होगा, टक्कर जल्दी जल्दी होगा, अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगा, अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगा तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होगा, उसका क्या, ताप वेग स्थिरांक भी परिवर्तित होगा। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का जो सूत्र होता है 0.693 में के होता है। बोले जी हाँ होता है। तो अब बताना क्या चाहते हैं, ये होता है तो होता है। तो आप यहां से सीख गए कि जो अर्धायु है माय डियर, जो अर्धायु है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो अर्धायु कभी भी अभिकारक के मोल सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है।
अभिकारक के मोलर सांद्रता इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के मोलर निर्भर नहीं करता है। देखिए, जबकि वेग स्थिरांक तो इसके फॉर्मूला में है तो निर्भर करेगा, यानी गलत बात है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही है क्योंकि इसके सूत्र में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि बताइए क्या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा? नहीं, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगला, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है? हमने बताया अभिक्रिया का दर उसके सक्रियण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सक्रियण भार पर निर्भर करता है। सक्रियण भार के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक तो मोलरता यानी मोलर सांद्रता आता है, और दूसरा बात गैस का दाब आता है, यानी गैस का आंशिक दाब आता है। तो बोले कि ठीक है सर, और इसमें समतुल्य द्रव्यमान नहीं होगा, सक्रिय मात्रा होगा। वो भी सक्रिय मात्रा क्या? सक्रिय समतुल्य लिखा है, समतुल्य में बहुत अंतर होता है। समतुल्य एक तुल्यांकी भार होता है, ठीक है ना, जिसको आप लोग विलियन में चैप्टर में आराम से बारीकी से आप उसको पढ़े हैं। ये सक्रिय भार पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर समतुल्य द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, अब आइए फिर बोल रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होगा। हमने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जिससे आप लोग किसी का भी वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। वो क्या था ट्रिक का मात्रक? लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1, लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, और n के जगह पर कितना हो जाएगा? 2 लीटर मोल इनवर्स का पावर 2-1, और क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। 2 में से 1 गया, क्या हो गया? 1, यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही आंसर होगा। ढूंढ के बताइए क्या हो जाएगा? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी आंसर नंबर क्या हो गया? सी। ट्रिक ये काम करता है, आपको बोलेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो 1 रखिए, 1 में से गया 0, यानी केवल मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया रखिएगा तो उसका लीटर मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। फिर बोल रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इस प्रकार से दिया गया, अभिक्रिया कोटि क्या होगा? तो ये जो हम लोग का जो घातों का योग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कोटि बोलते हैं। तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2, यानी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा? डी। अप्रोच क्लियर रहा तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। जो वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? हमने बताया एक चीज पर निर्भर करेगा, वो किस पर? ताप पर। फिर बोल रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जब हम लोग अपघटन कराते हैं तो आप लोग पीछे पढ़े हैं, ये आप लोग इस तरीका से हम बताए थे कि देखिए इस बात को आप लोग याद में रखिएगा, जहन में बसा के रखिएगा। देखिए ये बहुत काम का चीज है। कई आप लोग से ये पूछे, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए इस रिएक्शन को, देखिए इस रिएक्शन को, इसमें आप लोगों का कभी भी आप लोगों से बोले कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन क्या होता है तो हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने आपको क्या क्या सिखाया था? शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने बोला था कि हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन हम लोग का होता है, अमोनिया का विघटन होता है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड अमोनिया का विघटन होता है। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है वो कैसा होता है? शून्य कोटि का। शून्य कोटि का बोले कि सर टूटेगा किसमें? तो ये टूटेगा H2 और I2 में टूटेगा। H2 और किसमें? I2 में। कचरा नहीं करते, H2 और I2 में, H2 और I2 में। ये किस में टूटेगा? तो N2 में टूटेगा, N2 में टूटेगा, और किस में टूटेगा? H2 में। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये भी आप लोगों का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल तीनों याद करना है, और द्वितीय कोटि का बस केवल एक ये है, यानी जब भी हम लोग एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हम लोग का किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है। आइए
तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हमने आपको प्रथम कोटि शून्य कोटि के बारे में बताया। फिर अधिकांश अभिक्रिया के लिए तापमान गुणांक का मान किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। फिर बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग है तो अभिक्रिया कोटि घातों का योग कीजिए, कितना हो जाएगा, इसका एक इसका n और एक कितना हो गया n+1, यानी अभिक्रिया कितना कोटि कितना हो जाएगा C। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग अंदाज और कुछ नए खुशनुमा माहौल के साथ।